नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस। आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। ये दोस्तों नीट का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तब पर भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं, जो कि तांडव बैच का तीसरा क्लास होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अगर नाम की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है द पिस्टल मेगा स्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल कहते हैं, एंड एम्ब्रियो सैक। ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट करता है। तो आज के इस क्लास में हम आज के इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे आसानी से, बारीकी से, ताकि हर पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम की सिंगल यूनिट को हम पिस्टल कहते हैं। और ये पिस्टल जो होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के जस्ट नीचे क्या होता है, ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा धैर्य बना करके पूरे क्लास को अंत तक देखना होगा, ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बेहतरीन तरीके से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एएसबी बायोलॉजी क्लासेस परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर ऑफ द फ्लावर। यानी कि जो गाइनोसियम होता है, एक फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मादा जनन तंत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे लिखा है द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, जिसको मोनोकार्पलरी कहते हैं, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल मल्टी कार्पलरी। कहने का मतलब ये होता है कि एक जो फ्लावर होता है, उस एक फ्लावर के अंदर सिंगल पिस्टल हो सकता है या बहुत सारे पिस्टल हो सकते हैं। यानी कि जो फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो संरचना हमने बताया अभी आपको, एक फ्लावर के अंदर ये एक अकेला हो सकता है, या एक फ्लावर के अंदर ये एक से ज़्यादा की संख्या में हो सकता है। ठीक है, अगर एक अकेला है तो उसको हम मोनोकार्पलरी कहेंगे, और एक से ज़्यादा है उसको क्या कहेंगे, हम मल्टी कार्पलरी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर, जिसको कहते हैं सैंकॉर्पस। अगर मल्टी कार्पलरी कंडीशन है तो जो पिस्टल होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। और फ्यूज़ होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सैंकॉर्पस के नाम से जानते हैं। समझ में आया? आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि और मे बी द फ्री, यानी कि एपोकार्पस। अगर पिस्टल फ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सैंकॉर्पस, और पिस्टल फ्री रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, उसको कहते हैं एपोकार्पस। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारा क्या हो गया, ये एक पिस्टल हो गया। ठीक है, इसके बगल में ये दूसरा पिस्टल हो गया। ठीक है, इसके बगल में ये तीसरा पिस्टल हो गया। ठीक है, एक से ज़्यादा पिस्टल है और ये सब के सब फ्री है, सब के सब क्या अलग अलग हैं। ये अलग अलग है तो इसको क्या कहेंगे, हम एपो कार्पस के नाम से जानते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो एक से ज़्यादा पिस्टल बने और ये पिस्टल क्या हो जाए, एक के बाद एक दूसरे से फ्यूज हो जाए। ठीक है, एक से ज़्यादा पिस्टल बने, एक दूसरे के बाद क्या हो जाए, एक से ये फ्यूज हो जाए, सबके सब क्या हो जाए, एक दूसरे से अटैच्ड रहें, तो इसको क्या कहते हैं, हम सैन कार्पस कहते हैं। बात समझ में आया? सैन कार्पस और एपोकार्पस का मतलब आपको समझ में आया? दोनों ही क्या है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है। एक में क्या होता है, पिस्टल अलग अलग रहता है तो उसको एपोकार्पस कहेंगे। पिस्टल फ्यूज रहता है, एक के साथ एक अटैच्ड रहता है, इसको हम कहते हैं सैंकॉर्पस। ठीक है, नीचे फिगर में दिया गया है, मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लाइंस को पढ़ते रहिए, लाइंस को समझते रहिए। और हाँ, अगर आपने अपने बुक को नहीं लिया है तो कृपया बुक को भी ले लीजिए, ताकि वहाँ पर भी आप लाइन करते चले। ईच पिस्टल, यानी कि प्रत्येक पिस्टल की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक पिस्टल क्या होता है, हैज़ 3 पार्ट। जितने भी पिस्टल होते हैं उसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, 3 पार्ट कौन से होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। अब स्टिग्मा की बात करते हैं तो क्या होता है भाई, देखो जो स्टिग्मा होता है वो फ्लावर के अंदर लैंडिंग पार्ट होता है। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। देखिए, ये आपका एक पिस्टल हो गया सिंगल। ठीक है, ये सिंगल पिस्टल हो गया। इस हिस्से को कहते हैं हम स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं।
इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी। ये 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा को क्या कहते हैं मैं ऐसे ही बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं एनसीईआरटी की लाइन से बताता हूँ। देखिए, अगर हम स्टिग्मा की बात कर रहे हैं तो स्टिग्मा आपकी यही है। ठीक है, इस स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा क्या करता है भाई, स्टिग्मा जो होता है वो आपका एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा क्या होता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन के लिए। स्टाइल की बात करते हैं तो स्टाइल क्या होता है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। ओवरी की बात करते हैं तो एक बल्क स्ट्रक्चर होती है, बेसल बल्ज्ड स्ट्रक्चर होती है, बल्ज्ड पार्ट होती है, यानी कि कहने का मतलब ये फूला हुआ पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई, तो चलिए चलते हैं हम एनसीईआरटी की लाइन की तरफ। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है उसको भी समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ करके सुनाऊँ, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पेंसिल की आकार को छोटा करना पड़ेगा ताकि जो भी चीज़ें लिखा जाए वो क्लियरली स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर लिखा क्या गया देखिए कि द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, यानी कि जो स्टिग्मा होता है वह क्या करता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है, एक उतरने का स्थान बनाता है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें स्टाइल, तो स्टाइल क्या करता है, तो द स्टाइल इज द elongated cylindrical part बीनीथ द स्टिग्मा, यानी कि स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा के नीचे स्थित एक लंबा सिलेंडर जैसा पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पिस्टल के अंदर जो बेसल बल्ज पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका ओवरी कहलाता है। तो ये लिखा हुआ है कि द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी, यानी कि एक जो पिस्टल होता है, एक जो सिंगल गाइनोसियम का यूनिट होता है, उसके बल्ज पार्ट को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। यहाँ से आपको 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ ध्यान से। तो गाइनोसियम क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का देख रेख करता है। गाइनोसियम की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, तो पिस्टल कहते हैं। पिस्टल कितने भागों में बटा होता है, तो पिस्टल बटा होता है 3 भागों में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चौथी बात मैं आपको बताऊं तो स्टिग्मा क्या होता है भाई, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर पॉलन ग्रेन आता है। पांचवी बात अगर मैं आपको बताऊं तो स्टाइल क्या है, तो स्टाइल एक लंबा सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा के नीचे स्थित होता है। उसके बाद ओवरी क्या होता है, तो पिस्टल का सबसे निचला फूला हुआ भाग जो होता है, बर्स्ट पार्ट जो होता है, उसको ओवरी कहते हैं। बात समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो आगे क्या लिखा गया है, आगे समझते हैं। देखिए, इनसाइड द ओवरी, ठीक है, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, अ कैविटी जिसको कहते हैं लोक्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। आगे कह रहा है कि द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, देखो भाई साफ शब्दों में आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ वापस से। देखिए, ये आपका पिस्टल बन रहा है और इस पिस्टल के अंदर क्या हो रहा है, इस तरीके से ढेर सारी पार्ट हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल कहते हैं। इसी लोक्यूल के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। बात समझ में आया, तो एकदम साफ सुथरे शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका ओवेरियन कैविटी होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। रिकॉल, वापस से दोहराते हैं, द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास। पिछले वाले क्लास में जो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंटेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, वही चीज़ यहाँ पर वापस से दोहराई जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई वो आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलने से पहले एक बार आप इन डायग्राम पर नज़र डाल लीजिए। जो कुछ भी आपने ऊपर देखा और पढ़ा वो सारे डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पिस्टल होता है उसमें 3 पार्ट होता है। क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैंकार्पस की बात करते हैं, तो सैंकार्पस में आपने देख लिया था कि जो स्टिग्मा होता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है और वो फ्यूज होता है, उसको कहते हैं सैंकार्पस। और अगर
सॉरी स्टिग्मा नहीं, पिस्टल की संख्या ज़्यादा होती है और वो आपस में फ्यूज होती है, उसको एक साइनकॉर्पस कहते हैं। पिस्टल की संख्या ज़्यादा होती है और फ्यूज नहीं होती है, उसको एपोकार्पस कहते हैं। ये आपके ओव्यूल की संरचना है, जिसको हम हिंदी में बीजांड कहते हैं, और ये जो संरचना होती है वो पाई जाती है इस ओवरी के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। बाद में इस संरचना को हम वापस से फिर से डिटेल में देखेंगे आगे टॉपिक के बाद। ठीक, थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको समझाने में और भी मज़ा आए। चलिए, क्या लिखा हुआ है कि अराइजिंग फ्रॉम, जस्ट एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन को नीचे लाने दीजिए। देखिए, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, सॉरी प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, प्लेसेंटा से क्या होता है, एराइज होता है मेगा स्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, प्लेसेंटा से जो मेगा स्पोरेंजिया एराइज होता है, गुरु बीजाणुधानी जो बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल यानी कि बीजांड के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, जैसे गेहूँ, धान, आम, इनके अंदर जो ओवरी होती है वो एक होती है। टू मेनी, बहुत सारे होते हैं, जैसे पपाया, ठीक है, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, पपीता, तरबूज, ऑर्किड के पौधे में जो ओवरी होती है उनकी संख्या बहुत सारी होती है। तो आपको दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में ओवरी पाई जाती है और जिसके अंदर कम संख्या में ओवरी पाई जाती है। ज़्यादा संख्या में जिसके अंदर ओवरी पाई जाती है वो क्या है, आपका वीट है, सॉरी वो आपका पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड है। ठीक है, जिसके अंदर एक पाई जाती है वो क्या है, आपका मैंगो है, गेहूं है, पैडी यानी कि धान है। अब बात करते हैं हम जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर हमने दिखाया उस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं, मैं आपको डायग्राम भी रफली बना करके ही दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। लेट अस familiarize ourselves with the structure of typical of angiospermic ovule। हम पहले से एंजियोस्पर्म के ओव्यूल की संरचना के साथ परिचित हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है, द ओव्यूल इज अ स्मॉल, ठीक है, ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, संरचना होती है जो अटैच होती है प्लेसेंटा से, जिसका मतलब होता है कि एक स्टाल्क से, जिसको कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, मैं अभी डायग्राम बनाकर बताऊंगा। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज विद द फ्यूनिकल इनटू अ रीजन कॉल्ड हाइलम। जो फ्यूनिकल होता है वो ओव्यूल की बॉडी के साथ जुड़ा होता है। जिस स्थान पर फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी के साथ जुड़ा होता है उस स्थान को हम हाइलम कहते हैं। दस तब हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जो हाइलम होता है उसको ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन पॉइंट कहते हैं। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हाइलम और ओव्यूल अटैच्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, सॉरी, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकल अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, हाइलम कहते हैं। ईच ओव्यूल, प्रत्येक ओव्यूल जो होता है, हैज़, जो प्रत्येक ओव्यूल होता है उसके पास क्या होता है वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेगमेंट्स। जितने भी ओवरी होते हैं उनके पास दो चीज़ें होती हैं, दो प्रकार के एनवेलप पाए जाते हैं जिसको इंटेगमेंट कहते हैं। जो अंदर की ओर होता है उसको हम इनर इंटेगमेंट कहते हैं, जो बाहर की ओर होता है उसको हम आउटर इंटेगमेंट कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि इंटेगमेंट करता क्या है, तो इंटेगमेंट की संरचना है और इसके कार्य की अगर हम बात करते हैं क्या लिखा है, इंटेगमेंट, ठीक है, एक मिनट, इंटेगमेंट इन सर्कल द न्यू सेल्स except at the tip where a small opening called micropyle is originated। जो आपका इंटेगमेंट होता है न्यू सेल्स यानी कि बीजांड काय जो होता है उसको चारों तरफ से घेरे रखता है एक स्थान पर छोड़ करके जहाँ से ओपनिंग होता है, ठीक है, उस स्थान को हम माइक्रोपाइल कहते हैं यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड,
माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट एंड में क्या होती है, कैलाजा पाई जाती है। ठीक है, जो माइक्रोपाइल होता है उसके जस्ट अपोजिट एंड में क्या होती है, कैलाजा पाई जाती है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द बेस ऑफ द ओव्यूल, और ये क्या करती है, ओव्यूल के बेस को रिप्रेजेंट करती है, आधार को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है ना, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है उसको बात करते हैं मेगा स्पोरेंजियम के। तो मैं यहाँ पर बनाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक न्यूसेल्स बना लेते हैं। जस्ट एक मिनट, ये आपका न्यूसेल्स, न्यूसेल्स के चारों तरफ क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ठीक, अब ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, ये जो आपकी संरचना है, ये जो इतना स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हम ओव्यूल। क्या कहते हैं इसको, ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी आपकी, ओव्यूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ओव्यूल। ओव्यूल कहलाएगी। और ये जो बची हुई थोड़ी सी संरचना है इसको कहेंगे हम फ्यूनिकल। क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। दूसरी बात, अभी हमने क्या कहा, फ्यूनिकल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो ओव्यूल होती है और फ्यूनिकल जो होता है वो एक स्थान पर अटैच्ड होते हैं। एक स्थान पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके अटैचमेंट वाले अगर स्थान की हम बात करते हैं तो ये क्या है, वह स्थान है जहाँ पर ये दोनों अटैच्ड हैं। तो इस स्थान को क्या कहते हैं हम, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ओव्यूल सराउंड होता है किसके द्वारा, दो लेयर से। उसको क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट कहते हैं। जो अंदर की ओर है उसको इनर इंटेगुमेंट कहेंगे, जो बाहर की ओर है क्या है, आउटर इंटेगुमेंट है। ये किसको कवर करके रखा है, तो ये स्ट्रक्चर है, न्यूसेल्स है। इस न्यूसेल्स के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये इंटेगुमेंट एक स्थान पर अपसेंट होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को हम कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और यही एक स्थान है जहाँ से क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब होता है वो पॉलन ट्यूब इंटर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे की पॉइंट को हम बारीकी से समझते हैं। ऊपर जिस न्यूसेल्स की आपने बात, न्यूसेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूसेल्स होता क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है कि इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेल्स। कहने का मतलब एकदम साफ और स्पष्ट है कि इंटीग्यूमेंट से घिरा हुआ जो कोशिकाओं की एक संगठन होती है, मास होती है, उसको क्या कहते हैं, न्यूसेल्स कहते हैं। सेल ऑफ द न्यूसेल्स हैव अबाउंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि न्यूसेल्स की जो सेल होती है, उस न्यूसेल्स के सेल के पास क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है, फूड पाई जाती है। लोकेटेड इन द न्यू सेल्स द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो न्यू सेल्स के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और उस एम्ब्रियो सैक को हम गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, सामान्यतः एक ओव्यूल के पास क्या होता है, एक ही एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द मेगा स्पोर, जो कि मेगा स्पोर से बना होता है। इतनी बात समझ में आया। अब बात करते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की। ठीक है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करते हो तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बात समझ में आया। आगे कर रहे हैं कि ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड ए सिंगल मेगा स्पोर
मदर सेल, जिसको शॉर्टकट में MMC कहते हैं, इन द माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन की तरफ क्या होता है कि ओव्यूल के पास क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल पाया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कई बार डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद वो 2 सेल बनाते हैं, 4 सेल बनाते हैं, जिसमें से 3 सेल डिसअपियर हो जाते हैं, फिर 1 सेल बचता है। उस 1 सेल में कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है, और डिवीजन होते होते क्या होता है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी प्रोसेस को समझाई गई है डायग्राम के थ्रू बना करके। तो एक बार मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, आपका एक न्यूसेल्स है, न्यूसेल्स में ये माइक्रोपाइल रीजन है, और यहाँ पर क्या है, एक मेगा स्पोर मदर सेल है। इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो मेगा स्पोर डायड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक सेल इधर बन रहा है, एक सेल इधर बन रहा है। फिर उसके बाद मेगा स्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब मेगा स्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, 3 सेल जो थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सिंगल सेल बचेगा, उस सिंगल सेल में डिवीजन होगा, 2 सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, फिर ये 8 सेल बनेगा। सारे सेल क्या होती है, अपने अपने पोर की ओर चली जाती हैं, और फिर इस तरीके से लास्ट में फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाता है, जिसमें से कैलाजल पार्ट की ओर जो 3 सेल होती है उसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, बीच में जो 2 होते हैं उसको न्यूक्लियर या सेकेंडरी न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, और बाकी अगर हम बात करते हैं तो 3 सेल जो होती है उसमें से 2 सेल को सिनर्जिड सेल कहते हैं, और 1 सेल को हम एग सेल कहते हैं, जिसको हम मेगा स्पोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए ये डायग्राम आपको कंप्लीटली दिख गया है यहाँ पर, 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन दिक्कत कर रहा है। तो ये आपको फाइनल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है मेगा स्पोरोजेनेसिस का, जहाँ पर ये कैलाजल एंड है और ये आपका माइक्रोपाइल एंड है। कैलाजल एंड की ओर जो सेल होते हैं उसको एंटीपोडल कहते हैं, माइक्रोपाइल की ओर क्या होते हैं, आपके 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, एक एग सेल होता है, और बीच में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। ओके यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑफ द न्यू सेल्स, ठीक है, न्यू सेल्स के अंदर जो सेल पाई जाती है वहाँ पर डिवीजन होता है। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो आपका न्यू सेल्स होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और उसमें सेल भी पाया जाता है, एंड अ प्रोमिनेंट न्यू सेल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक परमानेंट न्यू सेल्स पाया जाता है। द मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है वो अंडरगो किसमें होता है भाई, वो मियोसिस डिवीजन में, सॉरी माइटोसिस डिवीजन में जाता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करता है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन करता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करता है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर, ठीक है। जो मियोसिस होता है वो क्या करता है, 4 मेगा स्पोर बनाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, ठीक। ये चीज़ें हो गई। आगे बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, ओव्यूल की बात करते हैं। इन द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ज़्यादातर पुष्पीय पादप में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट, ठीक है। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सैक बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट में ज़्यादातर पुष्पों में क्या होते हैं, मेगास्पोर जो होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं, बाकी जो फंक्शनल नहीं होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही क्या होता है, फंक्शनल होता है, और उस फंक्शनल मेगास्पोर में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होकर के मेगास्पोर बनता है, और ये सारी प्रोसेस क्या होती है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक। ये जो प्रक्रिया होती है मेगास्पोर बनाने की, इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे क्या लिखा है उस बातों को समझते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल में बात करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, जो फंक्शनल मेगास्पोर की न्यूक्लियस होती है
वो क्या होती है, माइटोटिक डिवीज़न करती है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। वो क्या करती है, 2 न्यूक्लियाई बनाती है, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई का क्या करती है, वो फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स टू द अपोजिट पोल्स फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो। जो क्या होते हैं, दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। 2 मोर सेक्वेंटल माइटोटिक न्यूक्लिएट डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट। ये दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, वो आपस में फिर से डिवाइड हो जाते हैं तो 4 न्यूक्लिएट बन जाते हैं। इसी तरीके से ये 8 बन जाते हैं, यानी कि 8 न्यूक्लिएट स्टेज आता है ऑफ एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर हो जाता है। आगे बात करें 8 एज आप इंसर्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। ये क्या होती है, स्ट्रिक्टली होती है, फ्री होती है न्यूक्लियस से। दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो जल्दी नहीं होता है बाय द सेल फॉर्मेशन, कोशिका विभाजन या कोशिका निर्माण के दौरान। आफ्टर एक न्यूक्लिएट स्टेज, यानी कि 8 कोशिका की या 8 केंद्र की जो अवस्था होती है, सेल वॉल्स आर लेड डाउन। क्या होती है, इनके बाद क्या होती है, सेल वॉल बन जाती है। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होती है, सेल वॉल बन जाती है, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, निर्माण होता है ऑफ द टाइपिकली फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ये कह रहा है कि जो आपने एम्ब्रियो सैक का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है सेल के अंदर, ठीक है, क्या क्या सॉरी मैं गलती से बोलते दूसरा कुछ। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल के डिस्ट्रीब्यूशन को एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर आपको देखना है तो मैंने आपको फिगर नंबर 1.8 का बी और सी आपको दिखा दिया कि कैसे एक मेगा स्पोर मदर सेल में डिवाइड हुआ, डाइट बना, फिर टेट्रेड बना, डिस्ट्रॉय हुए 3 सेल, फिर 2 सेल वापस मतलब एक सेल से डिवाइड होकर 2 बना, फिर आपका 4 बना, फिर आपका 8 बना, फिर वो अपने अपने पोल की ओर गए, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आगे कह रहा है कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, 8 में से 6 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, ठीक है। 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेल वॉल के द्वारा सराउंड कर जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, और सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, बचे हुए 2 न्यूक्लियाई को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस इनटू द लार्ज सेंट्रल सेल, एग अपरेटस के जस्ट नीचे सेंट्रल सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन दिस एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है एम्ब्रियो सैक में। The 3 cells are grouped together at micropyle end and continue the egg apparatus, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 3 सेल जो होते हैं वो माइक्रोपाइल रीजन की ओर इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, जिसको हम एग अपरेटस कहते हैं। द एग अपरेटस टर्न, ठीक है, जो एग अपरेटस होता है वो क्या करता है, टर्न कर जाता है, बदल जाता है। कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। जो एग अपरेटस होता है वो क्या होता है, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल में बढ़ जाता है। द सिनर्जिड हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनेस एट द माइक्रोपाइल कॉल्ड, एक सेकंड नीचे दिख नहीं रहा है, जो आपकी सिनर्जिड होती है ना, यहाँ पर कहाँ था पर मैं पूछा, हाँ, सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, ठीक है। जो सिनर्जिड होता है उसके पास एक स्पेशल टाइप की कोशिका की मोटाई होती है एट द माइक्रोपाइल टिप यानी कि बीजांड द्वार की ओर, जिसको कहते हैं फिल्लीफॉर्म अपरेटस। इसको क्या कहते हैं, फिल्लीफॉर्म अपरेटस के नाम से जानते हैं। विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पॉलन ट्यूब, ठीक है। जो सिनर्जिड सेल होता है उसके पास जो फिल्लीफॉर्म अपरेटस होता है वो सिनर्जिड के अंदर क्या करता है भाई, पॉलन ट्यूब आता है तो उसको गाइड करने का काम करता है, उसको बताने का काम करता है कि किधर से एंटर करना है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि 3 सेल आर एट द कैलाजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल। जैसा कि हमने आपको पीछे चित्र में दिखाया कि कैलाजल एंड की ओर क्या होते हैं, 3 सेल पाए जाते हैं, जिसको हमने एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंटन्ड
अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो बीच में बड़ा सेंट्रल होता है उसको क्या कहते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक एट द मैच्योरिटी, यानी कि एक परिपक्व जो एम्ब्रियोसैक होता है एंजियोस्पर्म का, उसके पास क्या होता है, 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होता है। कहने का मतलब ये आपका मेन पॉइंट है कि ए मेच्योर एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक हैज़ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, समझते हैं यहाँ पर कुछ बातों को अच्छे से, फिर जा कर के हम आपको क्लास के लिए बताएंगे। देखिए एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे ये क्या हो गया, आपका बन गया एक ओव्यूल बन गया, ठीक है, ये आपका ओव्यूल बन गया। तो ये आपका माइक्रोपाइलेंट है और ये आपका कैलाजाइलेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, समझिए यहाँ पर इस कैलाजाइलेंट में क्या होता है, 3 सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तीनों सेल में क्या होता है, 3 सेल पाए जाते हैं, और इधर क्या होता है आपके 3 सेल पाए जाते हैं, ठीक है, ये 3 सेल पाए जाते हैं। और बीच में क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो बीच में क्या हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, और इधर 3 क्या हो गए आपके सेल पाए जाएंगे। तो सामने की जो 3 सेल होती है ये आपकी एक अपरेटस बनाएगी, और ये जो सेल होती है ये क्या बनाएगी, आपकी एंटीपोडल सेल बनाएगी। यहाँ पर भी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेल वॉल से घिरा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूक्लियस क्या होता है, सेल वॉल से घिरा होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस सेल वॉल से नहीं घिरा होता है, इसलिए पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए एएसबी बायोलॉजी परिवार के साथ, एक परिवार का हिस्सा बन करके, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।